नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एल्जाइमर्स रोग के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिसके आगे एलोपैथिक साइंस हार मान चुका है। एलोपैथी में ऐसा माना जाता है कि एल्जाइमर्स डिसीज को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता, ना ही एल्जाइमर्स डिसीज को ठीक किया जा सकता है। किंतु यदि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा या पूरी तरह से रुक जाएगा, किंतु इसे हम काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। मतलब जो लक्षण हमें आज दिख रहा है हम इसे अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल पर टाल सकते हैं यदि वीडियो में दिखाई गई चीज़ों पर आप अमल करते हैं तो। दोस्तों, एल्जाइमर्स रोग होता क्या है? एल्जाइमर्स रोग को हम साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की मेमोरी लॉस होने वाली बीमारी है जिसमें स्मरण शक्ति में कमी आती जाती है। दोस्तों, जैसे आपके पास मोबाइल होता है उसमें एक मेमोरी कार्ड होती है और उस मेमोरी कार्ड में सारे गाने, वीडियो, मैसेज वगैरह या फोटो वगैरह स्टोर होती है मेमोरी के रूप में। उसी प्रकार से आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ऐसी याददाश्त वाली कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होते हैं जो बहुत सारी मेमोरी को अपने अंदर समेटे होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों वृद्धावस्था निकट आती जाती है, जैसे हमारे शरीर के दूसरे हिस्से धीरे धीरे जो है डिजनरेटिव चेंजेस के अंतर्गत चले जाते हैं, मतलब वहाँ की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। जैसे आप देखेंगे कि बुढ़ापा नज़दीक आते आते जोड़ों में दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। उसी तरह से हमारे जो ब्रेन यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है वो भी एक उम्र के बाद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसमें जो एकत्रित मेमोरी रहती है, जो याददाश्त रहती है, वो भी दोस्तों धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। एक प्रकार से देखें तो एक उम्र के बाद एल्जाइमर्स डिसीज होना एक प्रकार से सामान्य बात है, किंतु दिक्कत की बात तब है जब ये उम्र से पहले होना शुरू हो जाए और हमारी दैनिक गतिविधि को प्रभावित कर दे। पहले ऐसा देखा जाता था कि एल्जाइमर डिसीज 70 साल के बाद धीरे धीरे शुरू होती थी, 90 साल के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, परंतु अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि युवा लोगों को भी ये बीमारी धीरे धीरे अपनी चपेट में लेने लगी है। दोस्तों, इस बीमारी में सबसे पहले ये होता है कि व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती है। ये बीमारी अचानक से हमला नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे इसके लक्षण नजर आने शुरू होते हैं। सबसे पहला हमला होता है दोस्तों याददाश्त पे। व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे कम होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगता है। प्रारंभिक अवस्था की एक और विशेषता होती है दोस्तों एल्जाइमर्स डिसीज की, कि व्यक्ति की जो पुरानी याददाश्त है वो नष्ट नहीं होती, किंतु जो वर्तमान की याददाश्त है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होती है। मतलब बात आश्चर्यजनक लगेगी कि व्यक्ति को 10 साल पुरानी साल पहले की बातें याद है, किंतु आज वर्तमान में वो जो चीज़ कर रहा है वो उसे याद नहीं रहती। धीरे धीरे ये अवस्था बढ़ती जाती है, भूलने की जो दिक्कत हो रही है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये जो नर्वस सिस्टम नष्ट होता जा रहा है इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। व्यक्ति भूलने के साथ साथ धीरे धीरे जो दैनिक गतिविधि करता है उसमें भी खुद को असमर्थ पाने लगता है। व्यक्ति को आप आज कुछ नई चीज़ सिखाओगे तो उसको वो आज ही वापस से भूल जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने उसे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति को एल्जाइमर्स बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया, आपने उसे कंघी करना सिखाया, 2 बार 3 बार कंघी करने के बाद वो फिर से भूल जाएगा कि मुझे कंघी इस प्रकार से करनी है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती छोटी छोटी चीज़ों पर भी अपनी याददाश्त खोने लगती है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम और ज़्यादा नष्ट होता तो व्यक्ति को सुनने में, बोलने में, देखने में भी समस्या आने लगती है। व्यक्ति बोलने में अंदर से रुचि नहीं लेता, ये डिप्रेशन से अलग होता है। डिप्रेशन में व्यक्ति बोलना पसंद नहीं करता, किंतु इसमें अंदर से ही बोलने के लिए जो आवेग अपना नर्वस सिस्टम पैदा करता है वो आवेग पैदा होना बंद होता है, तो व्यक्ति बोलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता। दैनिक गतिविधि धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। जो डेली गतिविधि वाले काम है व्यक्ति फिर उससे भी अपने आप को दूर करने लग जाता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेता। धीरे धीरे खाना खाने में दिक्कत होने लगती है और व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उसे खाना खिलाता है, दूसरा व्यक्ति उसे दैनिक गतिविधियाँ करवाता है। इस प्रकार से एल्जाइमर्स रोग एक छोटी सी गतिविधि, स्मृति भ्रंश से शुरू होता है, मेमोरी लॉस से शुरू होता है और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को अपनी चपेट में लेते हुए अपना क्षेत्र विस्तृत करने लग जाता है। समस्या ये है दोस्तों कि अब ये युवावस्था के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। आपको बहुत सारे युवा ऐसे मिलेंगे जो साथ मिलने वाले दोस्तों के नाम भूल जाएंगे। बहुत सारे युवा ऐसा मिलेंगे जिन्होंने अभी आधे घंटे पहले क्या काम किया ये भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे ये बीमारी विकराल रूप धारण करती जा रही है आज के रहन सहन के कारण दोस्तों, हमारी अनियमित दिनचर्या के कारण।
दोस्तों बात करते हैं कारण की कि क्या कारण होते हैं जो एल्जाइमर्स डिसीज शरीर में पैदा होती है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, ये डीजेनरेटिव चेंजेस है जो उम्र के साथ साथ शरीर में आते ही हैं। किसी को पहले आ जाते हैं, किसी को बाद में आते हैं। जिसका नर्वस सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उसमें उतने दिन बाद में ये लक्षण दिखेंगे, किंतु कुछ फैक्टर्स है जो खतरे को बढ़ा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, तो उसके न्यूरॉन्स नष्ट होना जल्दी शुरू हो जाएंगे और वो जल्दी अल्जाइमर्स डिसीज की चपेट में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में कभी चोट लगी हो या मस्तिष्क की कभी कोई बीमारी रही हो जिसके कारण नर्वस सिस्टम कमजोर हुआ, तो भी उसमें चांसेस है कि वो जल्दी इस बीमारी की चपेट में आ जाएगा। यदि व्यक्ति के परिवार में हिस्ट्री रही है किसी में, तो जेनेटिक चेंजेस होने के कारण इस व्यक्ति में भी वो जीन्स अवेलेबल हो सकते हैं जो अल्जाइमर डिसीज की चपेट में व्यक्ति को जल्दी ले आए। और कई बार कई सारी शारीरिक पीड़ाएं जो होती है वो भी आगे जाकर के अल्जाइमर्स रोग को पैदा कर सकती है। दोस्तों व्यक्ति का अकेलापन भी बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना अकेला रहता है उतना ज़्यादा तनाव में रहता है, उतनी ज़्यादा टेंशन में रहता है, वो भी अल्जाइमर्स रोग को पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये तो होगा अल्जाइमर्स रोग के डिसीज और कारण। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि हम क्या चीज़ से इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने से मतलब हम इसे कितना ज़्यादा लंबे समय तक आगे की तरफ टाल सकते हैं, धका सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा सीवियर लक्षण हमें आज दिख रहा है हम उसे छोटे से लक्षणों में बदल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर काम करना होगा। सबसे पहले तो दिनचर्या पर, दूसरा दोस्तों प्राणायाम पर, और तीसरा मेडिकेशन पर। सबसे पहले दिनचर्या की बात करते हैं तो व्यक्ति जो अल्जाइमर डिसीज से परेशान है या पीड़ित है उसकी दिनचर्या आपको सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहले उसके खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उसको ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक खिलाएंगे, फ्रूट सलाद अधिक से अधिक खिलाएंगे, और तेल का या ज़्यादा मिर्च मसाले का भोजन जो है आप उसको ना के बराबर कराएंगे। इसका असर आप देखेंगे कि जब भी आप कभी शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का खा लेते हैं, घर में दाल बाटी खा लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत डाउन हो जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी, आप दिन भर आलस सा भरा हुआ महसूस करेंगे। तो जब आप जो पूरी तरह से युवा है इस तरह से खाने का आप पर तुरंत असर होता है, तो वो व्यक्ति जो वृद्ध हो गया है और नर्वस सिस्टम जिसका कमज़ोर है दोस्तों, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यदि वो अपनी डाइट चेंज नहीं करेगा और इसी प्रकार से वसा युक्त या ज़्यादा ऑयली पदार्थ खाता रहेगा। तो नर्वस सिस्टम जो डैमेज हो रहा है उसके डैमेज होने की दर बहुत बढ़ जाएगी। हेल्दी डाइट लेता रहेगा तो ये डैमेज होना बहुत स्लो हो जाएगा। दूसरी बात, व्यक्ति जो अकेलेपन से पीड़ित है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि वो अकेलेपन से दूर रहे। इसके लिए आप उसे किसी न किसी जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस प्रकार की गतिविधियों में आप उसे शामिल करवा सकते हैं। यदि व्यक्ति को पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग करवाइए, गमले लगाने का शौक है, पौधे लगाने का, तो वो लगवाइए, या यदि व्यक्ति का आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखता है आप उसे वो करने के लिए प्रेरित कीजिए। भले वो व्यक्ति वृद्ध ही क्यों ना हो, आपको लगता है कि इसे अपनी उम्र के लोगों से मिलने में मजा आता है तो आप आगे रह करके उनके उम्र के लोगों के साथ उन्हें मिलवाइए। या व्यक्ति यदि रिटायर हो गया हो, रिटायर या तो वो जॉब से होगा या अपने काम धंधे से होगा, तो रिटायर होने के बाद व्यक्ति घर पर रहता है, अकेलेपन से पीड़ित रहता है, तो ये बीमारी जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है। तो व्यक्ति यदि रिटायर हुआ है तो रिटायर होने के बाद भी वो अपने काम से तो रिटायर हो जाए, परंतु जो छोटे मोटे काम आप उसे करवा करके उसका इंटरेस्ट पैदा करवा सकते हैं आप उसमें लगवा दीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है तो उसका ब्रेन उस चीज़ में अपने आप को झोंक देता है और जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स है, जो कोशिकाएं हैं, वो एक्टिव रहती है। आप देखिएगा कि जब से आपके जीवन में कैलकुलेटर आया है या मोबाइल आया है तब से ना आप तारीख याद रखते हैं, ना आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, ना ही आप जो मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं 30, 20, 50, वो एकदम से आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि आपने उन कोशिकाओं को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आप तुरंत भी कुछ काम होता है कैलकुलेटर निकाल के कर लेते हैं। वही चीज़ यदि आप अपनी कोशिकाओं में गुणा भाग करते तो वो एक्टिव रहती। आप अभी भी करना शुरू करेंगे तो वो वापस एक्टिव हो जाएगी। इसी प्रकार से वृद्ध अवस्था के व्यक्ति को भी यदि आप किसी न किसी काम में लगाए रखेंगे दोस्तों, तो वो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा, याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी। आपको इन चीज़ों का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो हो गई दिनचर्या, इसमें थोड़ा सा आप खान पान और सुधार सकते हैं। रात में सोते समय यदि उस व्यक्ति को बादाम और अखरोट रात में सोते समय आप पानी में भिगो दीजिए, 4-6 बादाम और आधा अखरोट, और सुबह उसे दूध में पीस करके या तो मिक्सी में पीस लीजिए या हाथ से घोट करके आधा कप या 1 कप दूध में पिलाएंगे तो व्यक्ति को, मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तरावट मिलेगी, न्यूरॉन्स सक्रिय होंगे। दोस्तों इसके अलावा दूसरा जो भाग था वो था प्राणायाम। प्राणायाम में आपको जो व्यक्ति अल्जाइमर्स रोग से परेशान है उसे अधिक से अधिक मात्रा में अनुलोम विलोम करवाना है, जिससे ताज़ी ऑक्सीजन ब्रेन में जाए, लंग्स में जाए, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी न्यूरॉन्स डीएक्टिव हो गए वो एक्टिव हो जाए। जितना ज़्यादा भी आप प्राणायाम करेंगे आपको उसका असर तुरंत ही देखने को मिलेगा। उसे गहरी गहरी सांसें लेने के लिए प्रेरित करें,
जितनी गहरी सांस व्यक्ति लेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स के माध्यम से ब्लड से होता हुआ ब्रेन में जाएगा, उतना ज़्यादा व्यक्ति का ब्रेन डेवलप होगा। तो पहला चैप्टर था आपका दिनचर्या खान पान, दूसरा चैप्टर था प्राणायाम, अनुलोम विलोम करवा सकते हैं, भ्रामरी करवा सकते हैं और साथ में आप करवा सकते हैं लंबी लंबी सांसें लेने वाला अभ्यास। दोस्तों इसमें शीर्षासन भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है, परंतु एक वृद्ध व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर पाता। यदि आप युवा अवस्था में परेशान है तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका तीसरा पार्ट आता है जो होता है मेडिसिनल। मेडिसिनल में आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा। मेडिसिनल में एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक, दो तरह के ट्रीटमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। दोनों में लगभग सिमिलर मेडिसिन होती है, एक आयुर्वेदिक तरीके से बनती है, एक होम्योपैथिक तरीके से। तो आयुर्वेदिक में आप ब्राह्मी आता है, शंखपुष्पी आता है, बच्चा आता है, इनकी टेबलेट्स आती है बनी बनाई, उनको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी में दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। सबसे पहली दवा होती है ब्राह्मी का मदर टिंचर। ब्राह्मी को हम सभी एक बहुत ही बढ़िया ब्रेन टॉनिक के रूप में जानते हैं। मेमोरी लॉस हो रही हो, न्यूरॉन्स नष्ट हो रहा हो, कोशिकाएं मेमोरी वाली नष्ट हो रही हो, उन्हें वापस रीजनरेट करने की दवा होती है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी का मदर टिंचर होम्योपैथी में दिया जाता है। होम्योपैथी में साथ में दिया जाता है एवेना सटाइवा का मदर टिंचर। एवेना सटाइवा दोस्तों एक नर्व टॉनिक है, एक ब्रेन टॉनिक है। यह टेंशन को कम करता है, तनाव को कम करता है। साथ में आप दे सकते हैं अश्वगंधा का मदर टिंचर। अश्वगंधा के बारे में भी मशहूर है कि ये रीजनरेशन करने का काम करता है, मतलब जो कोशिकाएं नष्ट हो गई उन्हें वापस बनाने में भी मदद करता है। साथ में ये तनाव को भी कम करता है। तो मैंने आपको बताया तनाव से अल्जाइमर्स होता है। इस सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। होम्योपैथी में दोस्तों एक और दवा आती है जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस, जो स्मृति भ्रंश की बहुत ही शानदार दवा है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिचितों का नाम तक भूल जाए तो वो मेमोरी भी यदि वापस लाने में सक्षम है तो वो है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। 200 पोटेंसी में डेली एक बार 4 बूंद लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और साथ में आप दोस्तों होम्योपैथी में ले सकते हैं इस प्रकार से फास्ट ड्रॉप। ये मैं केवल आपको, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नर्वस सिस्टम या ब्रेन बना हुआ दिखेगा। ये जनरली एक ब्रेन टॉनिक होता है। इसकी मुख्य, इसमें 4-5 मेडिसिन मिली होती है, पर इसकी मुख्य मेडिसिन होती है दोस्तों कालीफास 6x पोटेंसी में। ये लिक्विड है जो लेने में ज़्यादा आसान है और ज़्यादा जल्दी फायदा करता है। आप चाहें तो कालीफास 6x टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे या होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे तो ये सारी दवाइयाँ आपको इजीली आसानी से मिल जाएगी। मैं फिर से नाम दोहरा देता हूँ, ब्राह्मी और एवेना सटाइवा का मदर टिंचर मिला करके पीजिए। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 200 पोटेंसी में डेली एक बार लीजिए और साथ में लीजिए कालीफास 6x, या तो लिक्विड में या टेबलेट में। लिक्विड में मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों इन सब के साथ एक विशेष बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एल्जाइमर्स रोग का एक और कारण होता है मस्तिष्क का शुष्क होना, मस्तिष्क का ड्राई होना। जैसे हम बहुत ज़्यादा समय तक आंखों का यूज़ करते रहे या मस्तिष्क का हद से ज़्यादा यूज़ करते रहे तो हमारा मस्तिष्क में ड्राइनेस आ जाती है। तो आपको इसके लिए नाक के दोनों नथुनों में 1-1 बूंद सुबह शाम या तो बादाम का तेल डालना है या आपको शुद्ध घी गाय का डालना है। देसी गाय का शुद्ध घी सुबह शाम दोनों नाक के नथुनों में डालिए या बादाम का तेल डालिए। इससे मस्तिष्क के सारे तंतु जो है, सारे न्यूरॉन्स जो है, सारी नर्व्स जो है उसमें पोषण मिलेगा। और ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, पहला दिनचर्या, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मेडिकेशन जिसमें बादाम का तेल या घी नाक में डालना है, ये सब आप एक साथ करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप आज चालू करेंगे और 5वें दिन आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है होम्योपैथी प्लस आयुर्वेदिक। तो वीडियो में जो मैंने मेडिसिन होम्योपैथिक बताई ब्रेन के लिए वो आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाएगी। आपको अवेलेबल नहीं होती है तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर भी आप ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।